गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। हमने सरफेस केमिस्ट्री शुरू की है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ओके, तो फर्स्ट आपने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैस को सॉलिड पर एड्सॉर्ब होने से रोकते हैं या होने देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर कैसी है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कुछ ये कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं। नाइट्रोजन का आपका 126 है एंड दिस इज योर CH4 का। मीथेन का आपके पास 190 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 304 है और SO2 का 420 समथिंग है, 420 या 30 जो भी है वटेवर। तो ये आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। ओके, जो नेचर ऑफ गैस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड नहीं बनेगी। तो लिक्विड कब बनेगी? वो अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच नो गैस गेट लिक्विफाइड, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। सो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड में फर्स्ट फैक्टर आता है आपके पास नेचर ऑफ द गैस। ओके, तो गैस की कैसी नेचर होनी चाहिए? उसकी नेचर डिपेंड करेगी क्रिटिकल टेम्परेचर पर। अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, रिमेंबर इफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर, ओके, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का रेट उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसलिए एड्सॉर्प्शन होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कोल माइंस का, कि कोल माइंस में जो आपके मास्क होते हैं उसमें चारकोल की लेयर लगी होती है और मैंने आपको बताया था उसमें से सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन SO2 गैस का होता है। और मैंने इस टाइम पे ये भी बताया था कि क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर मैंने वहाँ ये नहीं बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे होता है, क्यों SO2 गैस ही सबसे ज़्यादा एड्सॉर्ब होती है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो गैस जल्दी एड्सॉर्ब होगी। तो आपको कॉम्पिटेटिव में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, SO2 का है या CH4 का है या N2 का है। ये आपके सारे के सारे बुक्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये आपके पास बात आई क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज द एड्सॉर्प्शन। सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। सो सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो देखिए एड्सॉर्बेंट की बात हो रही है, तो एड्सॉर्बेंट क्या था? एड्सॉर्बेंट वो सॉलिड था। ठीक है, सॉलिड को एड्सॉर्बेंट बोलते थे जिसके सरफेस पे आकर गैस के मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो अब आपके पास एड्सॉर्बेंट है, तो एड्सॉर्बेंट में आप कैसे ले सकते हो? उसका नेचर कैसे? जैसे चारकोल है। अब चारकोल का कैसा नेचर है? चारकोल सारी की सारी गैसेस को अपनी तरफ एड्सॉर्ब करेगा। तो कौन सी गैस जल्दी एड्सॉर्ब करेगा? फिर से अगेन वो भी डिपेंड करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे। SO2 को जल्दी करेगा, उसके बाद अमोनिया को जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो उसको जल्दी एड्सॉर्ब करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक एरिया आपके पास क्या होगा? थर्ड वन इज अ एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का एरिया कैसे होना चाहिए? अगर आपके पास एक ब्लॉक है चारकोल का, ठीक है, इस तरह से ब्लॉक है और आपने यहाँ पे गैसेस हैं बहुत सारी, और आप देखोगे कि किसमें एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। जैसे सपोज करो आपके पास 1 लीटर की गैस है, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि जो 1 लीटर की गैस है, ठीक है, ये कम से कम इसका 9.10 पार्ट इस पर एड्सॉर्ब कर गया है। ठीक है, मतलब इसके 10 हिस्से में से 9 एड्सॉर्ब कर गया है, एक हिस्सा एड्सॉर्ब नहीं कर पाया क्योंकि इसका नहीं था इतना सरफेस एरिया। इसे चारकोल को आप और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, अब सरफेस एरिया क्या कर गया? इंक्रीज कर गया।
तो पहले जो 9/10 हिस्सा इसका एब्जॉर्ब कर जा रहा था, अब 10/10 हिस्सा एब्जॉर्ब कर जाएगा। वाई? बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एरिया ऑफ एब्जॉर्बमेंट क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ओके, सो एड्सॉर्प्शन, दिस इज योर एग्जांपल। एड्सॉर्प्शन का मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ सरफेस एरिया को लेकर। आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद आपको सूखने डालते हो, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है जब आप कपड़े धोते हो, ठीक है, उसको निचोड़ते हो, तो निचोड़े हुए कपड़े को सेम एज इट इज डाल दो। हम उसको बड़ा खोल खोल के डालते हैं सूखने के लिए। तो क्यों डालते हैं खोलने के लिए? जब हम कपड़े को खोलते हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जब उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो एकदम से वो जल्दी सूख जाएंगे। एज कम्पेयर टू आप उसको बंद करके रखोगे, ठीक है। तो सेम थिंग केस आपका कि एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज करता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एड्सॉर्प्शन भी आपका ज़्यादा होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये आपको ऑलरेडी मैं कल करवा चुकी हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है तो एड्सॉर्प्शन जल्दी हो जाती है, पर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका एक टाइम पे कम होना शुरू हो जाएगा। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का भी मैंने आपको बता दिया। डिक्रीज ऑफ प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर बोथ टेंड्स टू इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, ठीक है। एड्सॉर्प्शन की बस आपने एक कंडीशन याद रखनी है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, इफ़ यू डिक्रीज टेम्परेचर, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है एड्सॉर्प्शन के लिए। टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है। जब आपके पास दो पैरामीटर काम कर रहे हैं, पैरामीटर मतलब टेम्परेचर भी काम कर रहा है, प्रेशर भी एक साथ काम कर रहा है, तो दोनों अगर पैरामीटर आपके पास है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये है आपके पास कुछ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम कैसे निकालते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें, अच्छा इसमें एक और है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथेरम, ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में। फ्रेंडलिच, ठीक है। और नोट्स मैंने आपको इसको ऑलरेडी दे दिए हैं और आपने नोट्स में से ये बना देने हैं, ठीक है। ये होता क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है करवाने में, तो मैं आपको क्लासरूम में ही करवाऊंगी इसको। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लो प्रेशर के लिए आता है, हाई प्रेशर के लिए आता है और इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये आप खुद करोगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं कि ये गैस मार्क्स में यूज़ होता है, शुगर को साफ करने के लिए यूज़ होता है, डाई को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको 4th चैप्टर में भी करवाया हुआ है, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होता है? वी स्पीड अप रिएक्शन, वी स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? Catalyst is a substance which alter the rate of chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition, and at the end of reaction is known as catalyst. ओके, ऑलरेडी मैं आपको कैटलिस्ट बता चुकी हूँ कि किस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन करते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम कर लेते हैं। अगेन फिर से एक बार सुन लीजिए। तो कैटलिस्ट आपके पास क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइम रिएक्टेंट है। इंसान हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये डॉगी है। डॉगी हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है। हमें चाहिए प्रोडक्ट, और हमारे लिए प्रोडक्ट क्या होगा, जब ये इंसान दौड़कर इस पोर्शन पे आ जाए। ओके, ये हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट था पहले ये इंसान, ठीक है, अभी कैटलिस्ट हमने नहीं डाला है, ठीक है, इसको अभी आप क्या कर दो, मिस कर दो। तो ये रिएक्टेंट है, हमें एकदम से प्रोडक्ट चाहिए। हम एकदम से प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब ये यहाँ पे दौड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो आदमी है ये लेज़ी आदमी है, ये आराम आराम से यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो ये आराम से चलेगा, तो अभी 20 या 25 मिनट के बाद इस पोजीशन पर पहुँचेगा। पर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें जल्दी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैटलिस्ट डालेंगे। यही होता है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं वो अपने रेट पर होते हैं,
तो कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होना अगर नॉर्मली वो चला हुआ है तो वो आराम 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 से चलेगा, मतलब उसको कोई जल्दी नहीं लगी है कि उसने कहीं पहुंचना है। ओके, पर हमें जल्दी लगी है कि हमें इसको यहाँ पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे कुत्ता छोड़ देंगे। पहले ये क्या कर रहा था, बड़े आराम आराम से चलता था, पर जैसे हमने कुत्ता छोड़ा मतलब कैटालिस्ट, तो इसने क्या किया, इसको डराने का काम किया, तो इसने दौड़ कर यहाँ पहुँच गया। दिस मीन्स आपको एकदम से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला था तो रिएक्शन का जो रेट था वो धीरे धीरे हो रहा था, पर जैसे आपने इसमें कोई कैटलिस्ट डाला एकदम से आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, इट इज़ अ स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। अच्छा, अब देखो, क्या इस डॉगी ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में? कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने सिर्फ इसको दौड़ाने का काम किया, इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने का काम किया। ठीक है, पर वो ये ना रिएक्टेंट का कोई पार्ट है ना ये प्रोडक्ट का कोई पार्ट है। तो कैटलिस्ट का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो क्या कहता है, रेट इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ये रिएक्टेंट का पार्ट है ना ये प्रोडक्ट का पार्ट है। दूसरा, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो जैसे ये गया होगा वैसा ही ये बाहर भी निकल जाएगा। तो डॉगी ने इसको दौड़ा के यहाँ पहुँचा दिया, फिर ये कहीं खेलने के लिए अपने घर चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डॉगी पहले आया था तो और डॉगी का 10 kg वेट था और उसको दौड़ाने के बाद डॉगी का सिर्फ 5 kg वेट ही बचा, ऐसा नहीं होगा। तो 10 kg का डॉगी था तो बाद में भी वो 10 kg का ही बचा, यानी इसका मास यूज़ नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जब रिएक्शन हो जाता है और हम फिर से उस कैटलिस्ट का वेट करते हैं तो उसका वेट वैसा ही आता है जो रिएक्शन करने से पहले आया था। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकंड वन इज योर नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ROR इज रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, जो नीचे को एरो लगाया इसका मतलब डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में करवाया है कि कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करो आपके पास है A प्लस B है जिसने प्रोडक्ट C देना है, तो इसको मैंने ग्राफ के फॉर्म में आपको ये बताया था कि पहले इस पोजीशन पे आपके पास A प्लस B है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट C देना है, मतलब A और B को चलना है यहाँ तक, और चलने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता लंबा है, दिस वन, पहाड़ी चढ़नी है इसको। ठीक है, ऐसे सपोज करो कि यहाँ पे दो आदमी जा रहे हैं, एक आदमी A है एक आदमी B है। ठीक है, और जब ये किसी पोजीशन C में पहुँचेंगे तब हमारे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपके पास, ठीक है, अब प्रोडक्ट जो मिलना है, जैसे सपोज करो आपने A और B, कोई दुकानदार है उससे आपने कोई टीवी खरीदा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट टीवी वालों के पास, जिनकी शॉप है A और B, जिनकी शॉप है उसके पास ये टीवी है। ओके, तो अभी इस टाइम ये इनके पास है, तो ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब बेचने की चीज़ है, अभी इन्होंने बेचा नहीं है। ठीक है, आप C हो, आपने इसको खरीदा है, तो A और B का क्या काम है कि वो उस टीवी को उठा के लाए आपके घर तक। आपका C क्या है, आपका घर है। तो इसको जाने के लिए उसके पास क्या है, ये रूट है। ठीक है, ये रूट एक पहाड़ी है। अब हो सकता है जो आपके पास शॉपकीपर A है या B है उनके पास ऐसी एनर्जी नहीं है, या रिएक्टेंट A और B जो इस टीवी को लेके आ रहा है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि उस पहाड़ को चढ़ सके। हो सकता है A बूढ़ा हो गया हो, ठीक है, और A अगर आपके पास क्या होगा, अगर बूढ़ा होगा, और B अगर यंग है, तो देखो यंग को तो बूढ़े के साथ चलना ही पड़ेगा, तो उसको वेट कर करके चलेगा, तब भी ये जल्दी नहीं पहुंचेगा यहाँ से। ठीक है, अब आपने इसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस पाथ को कम कर देता है, मतलब जो आपने इतना लॉन्ग कट में जाना था वो आपको एक शॉर्टकट में दे देगा। ठीक है, तो पहले आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी यहाँ तक पहुँचने में, अब आपको सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। इसी को हम क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट वन इज अ प्रोमोटर एंड पॉइजन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।